एक ओवर में 6 ही गेंदें क्यों होती हैं? और आज आप सबसे पहली बार उस टॉय को देखने वाले हैं जिसके एडवर्टाइजमेंट को इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। और क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा पत्थर भी मौजूद है जो किसी भी दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। हम सभी ने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी हैं जिसमें हमारा एक्शन हीरो एक उड़ते हुए बोर्ड पर खड़े होकर कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग स्टंट करता है। लेकिन साइंस लवर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वास्तव में साइंस की मदद से हकीकत में हम इस कारनामे को कर सकते हैं? एंड ऑनेस्टली उसका आंसर है जी हां। जानना चाहते हैं कैसे? तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक छोटे मॉडल को तैयार करके यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हम वास्तव में रियल लाइफ में भी फ्लाइंग हॉवरबोर्ड को बना सकते हैं। असल में दोस्तों, इस हैरतअंगेज कारनामे को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहला मैग्नेट और दूसरा पायरोलाइटिक ग्रेफाइट। असल में दोस्तों, पायरोलाइटिक ग्रेफाइट की एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से जैसे ही वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आता है वो एक डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करना शुरू कर देता है। यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेट की तरफ ही लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ इस तरीके से मैग्नेट के ऊपर उठकर हवा में तैरने लगता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस ग्रेफाइट की एक और यूनिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हुए भी उसे कभी भी नहीं छोड़ता। यानी कि अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी गई तो ये उसी मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को लॉक करके कुछ इस तरीके से हवा में उड़ सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बहुत से देशों में स्पेशली कुछ इस तरीके के मैग्नेटिक ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं कि जिनके ऊपर बहुत तेज स्पीड के साथ बोर्ड को फ्लाई करके हॉवरबोर्डिंग की जा सकती है। सो फाइनली अब आप फ्लाइंग हॉवरबोर्ड की असली सच्चाई भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको बताया कि साल 2015 में कोस्ट रिका के माउंटेन्स के पास लोगों को एक बेहद ही अजीब सी लिजर्ड यानी कि छिपकली दिखी जो अपने आप में काफी ज्यादा हैरत अंगेज थी। असल में दोस्तों, इस लिजर्ड का नाम स्कूबा लिजर्ड है जो अभी तक की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लिजर्ड्स में से भी एक लिजर्ड मानी जाती है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये लिजर्ड कभी भी अचानक से ही अपने हेड के ऊपर मौजूद एक ट्रांसपेरेंट बबल को फुलाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लिजर्ड के बिहेवियर को नोटिस करने के बाद अब ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ये लिजर्ड एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर की तरह समुद्र में काफी गहराइयों तक जा सकती है। ना सिर्फ ये समुद्र में काफी गहराइयों तक जा सकती है बल्कि ये समुद्र में बिना सांस लिए 16 से 20 मिनट तक भी रह सकती है। अब सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये लिजर्ड समुद्र की गहराइयों में भी कभी भी अचानक से ही अपने हेड पर मौजूद उसी एयर बबल को कभी भी फुला लेती है। हालांकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी आज तक साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाए हैं कि ये लिजर्ड अपने उस एयर बबल को क्यों फुलाती है, क्योंकि इस बबल को ये लिजर्ड कभी भी एक परफेक्ट पैटर्न में नहीं फुलाती। मतलब कभी तो ये लिजर्ड एक दिन में 100 से 200 बार इस बबल को फुलाती है तो कभी कभी कई हफ्तों तक ये लिजर्ड इस बबल को फुलाती ही नहीं है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में हमारी प्रकृति काफी ज्यादा सरप्राइजेस से भरी हुई है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपने कभी समुद्र के अंदर से काफी तेज स्पीड के साथ बबल्स को ऊपर की तरफ उठते हुए देखा है? नहीं तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें समुद्र के तल से काफी तेज स्पीड के साथ बबल्स को ऊपर उठता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन आखिर समुद्र में ये स्ट्रेंज बबल्स कब और क्यों उठते हैं? असल में दोस्तों ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है इटली में मौजूद एओलियन आइलैंड्स के आसपास। असल में दोस्तों ये सभी आइलैंड्स वोल्केनो रॉक्स और एशेस से मिलकर बने हुए हैं। अब जैसे ही समुद्र के पानी का पीएच स्केल कम होता है और समुद्र का पानी एसिडिक होता है तो यहाँ पर कई सालों में कुछ चुनिंदा समय के लिए ही ये नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें वोल्केनो रॉक्स में कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठकर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से सी वाटर का पीएच दोबारा से ही मेंटेन हो जाता है और सी वाटर एक बार फिर से एसिडिक से नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस प्रोसेस को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है वो अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, हमने टीवी पर बहुत सारे टॉयज के एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो टॉय कौन सा था जिसका इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार टीवी पर एडवर्टाइजमेंट किया गया था? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन 30 अप्रैल साल 1952 में यूएसए में एक फेस टॉय किट मिस्टर एंड मिसेस पोटैटो का इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार टीवी पर एडवर्टाइजमेंट किया गया था। बट ऑनेस्टली जब तक फैक्ट में कुछ भी इंटरेस्टिंग और रेयर नहीं होता है, मेरे अंदर के कीड़े नहीं मरते हैं। तो चलिए आज आपकी एक्साइटमेंट और अपने अंदर के कीड़ों को मारते हुए आज मैं आपको इस रेयर एडवर्टाइजमेंट की एक वीडियो क्लिप भी दिखा ही देता हूं।
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इस पूरी दुनिया के सबसे पहले टॉय के एडवर्टाइजमेंट की क्लिप है, जिसको कि 30 अप्रैल साल 1952 में यूएसए के नेशनल चैनल्स पर चलाया गया था। तो इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि ये वीडियो क्लिप अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हमने इस दुनिया में बेहद ही शानदार और खूबसूरत म्यूजियम्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी भी अंडर वाटर म्यूजियम को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो म्यूजियम दिख रहा है उसका नाम कैनक्यून मूसा अंडर वाटर म्यूजियम है, जिसको कि मैक्सिको में बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस अंडर वाटर म्यूजियम में अलग अलग थीम के हिसाब से अलग अलग स्कल्पचर्स को कुछ इस तरीके से अंडर वाटर सेटअप किया गया है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस म्यूजियम को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत अंडर वाटर म्यूजियम्स में से भी एक म्यूजियम माना जाता है, जिसको अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको 1 घंटे के लगभग 5000 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो ये म्यूजियम अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि राजस्थान के हापुड़ विलेज में पाया जाने वाला हापुड़ स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसको अगर दूध में डाल दिया जाए तो वो कुछ ही घंटों में दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस स्टोन को काफी ज्यादा चमत्कारी भी माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ये स्टोन चमत्कारी है या इसके पीछे भी साइंस छिपी हुई है? असल में दोस्तों जब दूध में मौजूद कैसिन प्रोटीन लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप कुछ ही घंटों में दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम दूध में जामन डालते हैं। तो भाई दोस्तों बात अगर इस स्टोन की जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पत्थर में प्राकृतिक रूप से एमिनो एसिड, फिनाइलिलेनिन और टायरोसिन मौजूद होते हैं। अब जैसे इस पत्थर को दूध में डाला जाता है ये तीनों ही केमिकल्स दूध में ठीक उसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं जो आर्टिफिशियली जामन डालकर हमारे द्वारा दूध में स्टार्ट की जाती है। परिणाम स्वरूप हमारा दूध कुछ ही देर में दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई कहे कि ये पत्थर जादुई है तो उसको बैठाकर इसके पीछे की साइंस उसको जरूर समझाइएगा। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में इरिडेसेंट क्लाउड नाम का बेहद ही रेयर ऑप्टिकल फिनोमेना भी मौजूद है, जिसमें कोई भी क्लाउड कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत वे में अलग अलग कलर में सनलाइट को इमिट करना शुरू कर देता है। असल में दोस्तों इस खूबसूरत फिनोमेना की क्रिएशन के लिए दो चीजों का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1 सन और क्लाउड का बिल्कुल सटीक एंगल पर होना, एंड नंबर 2 जो भी क्लाउड सनलाइट को इमिट कर रहा है उसके ठीक नीचे काफी ज्यादा डेंस क्लाउड का होना। अब दोस्तों जैसे ही सनलाइट इस क्लाउड के ऊपर पड़ती है इस क्लाउड में मौजूद पानी की बूंदें उस लाइट को एक रेनबो की तरह अलग अलग रंगों में इमिट करना शुरू कर देती हैं। अब क्योंकि इस क्लाउड के ठीक नीचे एक डेंस क्लाउड मौजूद होता है तो ये लाइट एटमॉस्फेयर में दूर दूर फैलने की बजाय कुछ इस तरीके से बेहद ही शार्प वे में स्प्रेड हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमें कुछ इस तरीके का बेहद ही खूबसूरत नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस फिनोमेना को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि जापानीज पौराणिक शास्त्रों में और इवन जापानीज कल्चर में भी आपको एक नाम हर जगह सुनने को जरूर मिलेगा और वो है निनगिन एक्वेटिक ह्यूमनॉइड। असल में दोस्तों प्राचीन जापानीज लोग और इवन आज भी काफी सारे जापानीज का ऐसा मानना है कि जापान के आसपास समुद्र में एक एक्वाटिक ह्यूमनॉइड मौजूद है, यानी कि एक ऐसा सी एनिमल मौजूद है जिसके हाथ और पैर हुबहू इंसान के जैसे ही हैं लेकिन उसका सर थोड़ा सा अलग है। और जापानीज अपनी इसी बात को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत भी दुनिया के सामने रखते हैं, जैसे कि ये फोटोग्राफ्स जिसमें आपको एक अजीब सी आकृति काफी धुंधली सी दिखाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर आपको काफी सारी ऐसी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी जो इस बात का दावा करती हैं कि जापान के आसपास समुद्र में कुछ इस तरीके का बेहद ही अजीब सा क्रिएचर मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में इस क्रिएचर के ऊपर सवाल खड़े करती हैं। जैसे कि दुनिया भर में बहुत सी अंडर वाटर रिसर्च हुई है जिसमें इस तरीके का क्रिएचर कभी भी साइंटिस्ट के सामने नहीं आया। एंड ऑन दी अदर हैंड यहां पर जितनी भी फोटोग्राफ्स या फिर वीडियो क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगी वो सभी की सभी धुंधली हैं, जिसे देखकर पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सामने दिख रही चीज वास्तव में कोई निनगिन क्रिएचर है या फिर कुछ और इसीलिए मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूं। और जब तक मेरे पास किसी भी चीज की कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है मैं उसको कभी भी आपको पुख्ता तौर पर नहीं बताता हूं। इसीलिए दोस्तों अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में जापानीज लोग जो बहुत बड़े स्केल पर ये मानते हैं कि इस तरीके का क्रिएचर जापान के आसपास मौजूद है वो सच है या झूठ? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही खूबसूरत एनिमल्स तो दिखाई हैं और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों आज मैं आपको इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत कैटरपिलर को दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक ज्वेल कैटरपिलर को मूव करता हुआ दिखाया जा रहा है और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस कैटरपिलर की शारीरिक बनावट के कारण ही इस कैटरपिलर को दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत कैटरपिलर्स में से भी एक कैटरपिलर माना जाता है, जो वास्तव में दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई कैटरपिलर नहीं बल्कि चलती फिरती खूबसूरत ज्वेलरी हो। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने मार्वल के कैरेक्टर ग्रूट को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी रेयर डिसीज भी मौजूद है जो वास्तव में भी किसी भी इंसान को एक चलते फिरते पेड़ में कन्वर्ट कर देती है। असल में दोस्तों इस डिसऑर्डर का नाम एपिडर्मोडायस्प्लेसिया वेरुसिफॉर्मिस है, जिसको कि ट्री मैन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। असल में दोस्तों ये एक ऐसा रेयर स्किन डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी इंसान की स्किन सूख कर एक पेड़ की लकड़ी के कलर और शेप में ग्रो करना शुरू कर देती है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह दोस्तों कि ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है एंड लास्टली मेडिकल साइंस पर अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में या फिर किसी ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहां पर ग्रेविटी नहीं होती है तो उस सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स कंफर्टेबली वहां पर कैसे चल लेते हैं? असल में दोस्तों इस चीज को जानने के लिए हमें जाना होगा साल 1992 में, जब इस पूरी दुनिया के सामने सबसे पहली बार एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। असल में दोस्तों इस ट्रेडमिल को बेहद ही एडवांस प्रेशर मेंटेनिंग डिवाइस और सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे ही किसी भी इंसान को इस ट्रेडमिल पर खड़ा किया जाता है, इस ट्रेडमिल में इंस्टॉल किया गया लोअर हाफ एयर टाइट बैग को कुछ इस तरीके से उस इंसान की वेस्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ही इस ट्रेडमिल को ऑन किया जाता है, ये चंद ही मिनट्स में आपके लेग एरिया के आसपास प्रेशर को कम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ट्रेडमिल पर खड़ा हुआ इंसान एंटी ग्रेविटी को फील करने लगता है और इसकी मदद से रीसेंट टाइम में एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेंड भी किया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों से यूएसए की मिशिगन में ऑलमोस्ट सभी जिम्स में कुछ इसी तरीके की एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इन ट्रेडमिल्स के थ्रू जैसे ही आपकी बॉडी वेट को 50% कम करके आपको जॉग कराया जाता है तो आपके मसल्स इंजरीज के होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग ट्रेडमिल के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी एनिमल्स को प्रकृति के द्वारा सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी गई हैं और उसी की तस्वीर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ब्लैक हेरन नाम की एक ऐसी बर्ड भी मौजूद है जिसको प्रकृति के द्वारा एक ऐसी क्वालिटी से नवाजा गया है जिसे देख आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। असल में दोस्तों इस बर्ड का फेवरेट फूड मछलियां होती हैं, लेकिन किसी भी मछली को दिन के समय नदी के बाहर खड़े होकर पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दिन के समय नदी का पानी बहुत बड़ी मात्रा में एटमॉस्फेरिक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से नदी के बाहर खड़े होकर नदी के अंदर तैरती हुई फिशेस को देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और अपनी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये बर्ड कुछ इस तरीके से अपने पंखों से अपनी बॉडी और अपने सिर को कवर करती है, जिसके चलते हुए ये बर्ड पानी के बाहर से ही काफी गहराई तक साफ तौर से तैरती हुई फिशेस को देख पाती है। परिणाम स्वरूप ये कुछ ही देर में काफी बड़े अमाउंट में मछलियों का शिकार भी कर लेती है और अपनी इसी काबिलियत के चलते हुए इस बर्ड को अम्ब्रेला बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बर्ड और इसके शिकार करने का तरीका अपने आप में अमेजिंग रहेगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में गूगल मैप्स में किए गए एक मेजर अपडेट के बाद अब आप कैलिफोर्निया में लगी हुई वाइल्ड फायर को भी रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। असल में दोस्तों कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर आग लग जाया करती है, जिसकी वजह से उसके आसपास से गुजरने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है, जिसके चलते हुए अभी हाल ही में गूगल मैप्स के द्वारा यह अमेजिंग अपडेट किया गया है। फैक्ट नंबर 1। एक ओवर में 6 ही गेंदें क्यों होती हैं? असल में दोस्तों इस चीज के ऊपर आपको सोशल मीडिया पर काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उन सभी वीडियोस में साइंटिफिक रीजन की बात की ही नहीं गई है। तो चलिए आज इस चीज की हिस्ट्री और साइंटिफिक रीजन दोनों से ही पर्दा उठा देते हैं। असल में दोस्तों साल 1889 से पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में होने वाले मैचेस में एक ओवर में सिर्फ 4 ही बॉल्स हुआ करती थी, लेकिन ये मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिहाज से काफी ज्यादा गलत थी, क्योंकि ये ओवर इतनी जल्दी खत्म हो जाया करता था कि बैट्समैन को ना ही बॉलर की रणनीति के बारे में पता चलता था और ना ही बॉलर को प्रॉपर तरीके से बॉल के ऊपर रिदम मिल पाती थी। और यही वो कारण था कि अगर आप उस टाइम पर होने वाले मैचेस के टोटल स्कोर पर नजर डालेंगे तो उन सभी मैचेस का टोटल काफी ज्यादा कम हुआ करता था, जिसकी वजह से अक्सर ऑडियंस मैच देखते देखते बोर
हो जाया करती थी। और इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए आगे चलकर कुछ समय के लिए 5 बॉलों का ओवर भी किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वैसी की वैसी ही रही और इसी चीज को सॉल्व करते हुए साल 1922 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले मैचेस में एक ओवर में जस्ट डबल बॉल्स यानी कि 8 बॉलों को कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के इस बदलाव को देखते हुए न्यूजीलैंड ने भी इसको साल 1923 के आसपास एडॉप्ट किया। आगे चलकर साल 1939 में इंग्लैंड ने भी इस 8 बॉलों वाले कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया। लेकिन दोस्तों इन सभी कंट्रीज के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई और वो थी ह्यूमन कैपेसिटी। असल में दोस्तों जब एक बॉलर एक ओवर में 8 बॉलों को डालता था तो एक लिमिट के बाद बॉलर थक जाया करता था। एंड ऑन दी अदर हैंड बैट्समैन बेहद ही आसानी से बॉलर की रिदम को समझ जाया करता था, जिसकी वजह से बैट्समैन सभी बॉलर के अगेंस्ट काफी बड़े बड़े रन्स को हिट कर दिया करता था। एंड यही वो कारण था जिसकी वजह से उस समय पर होने वाले मैच ऑलमोस्ट एक तरफा ही हो जाया करते थे। मैच में बॉलिंग और बैटिंग साइड को बैलेंस करने के लिए साल 1978 और 1979 के आसपास एक बीच का रास्ता चुना गया, जहां पर ओवर में ना ही 4 बॉलों को रखा गया और ना ही 8 बॉलों को, बल्कि इनके बीच 6 बॉलों को चुना गया। अमेजिंग बात यह रही कि 6 बॉलों का ओवर ह्यूमन कैपेसिटी के हिसाब से भी काफी ज्यादा बैलेंस रहा, जहां पर बॉलर और बैट्समैन को प्रॉपर और एक लिमिटेड टाइम एक दूसरे को समझने के लिए मिलता था। अब क्योंकि इस चीज को कभी भी मेडिकल वे में प्रूफ नहीं किया गया था, तो यही वो कारण था जिसकी वजह से कभी भी आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि वास्तव में एक ओवर में 6 ही बॉलों को सेलेक्ट क्यों किया गया है। लेकिन अगर आप उस समय के बॉलर्स के इंटरव्यूज को सुनेंगे तो आपको यह बात साफ तौर से सुनने को मिलेगी कि उस टाइम के बॉलर्स इस चीज को एडमिट करते थे कि 6 बॉलें फेंकने से ना ही उन्हें थकान होती है और ना ही उन्हें ऐसा लगता है कि बॉल के ऊपर उनको रिदम नहीं मिली। और यही वो कारण था जिसकी वजह से एक ओवर में 6 बॉल को काफी ज्यादा बैलेंस माना गया। सो फाइनली अब आप यह भी जानते हैं कि एक ओवर में 6 ही बॉल्स क्यों होती हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।